नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एक अध्ययन के मुताबिक सशक्त स्थानीय गवर्नेंस वन पुनर्स्थापन और प्रबंधन की कुंजी है। यूके बायोबैंक ने वैज्ञानिकों के साथ मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट साझा किया। MOEFCC और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान माइचोंग के स्थल से टकराने की संभावना को देखते हुए अग्रिम चेतावनी जारी की। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र विनियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सीड फंड योजना लॉन्च की और एशियाई विकास बैंक ने बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनों के बारे में। वन क्यों जरूरी हैं और वन किस तरीके से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसको से नियमित कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, उन पर होगी बात। तो एक अध्ययन किया गया है, उसके मुताबिक स्थानीय गवर्नेंस वन पुनर्स्थापन और प्रबंधन की कुंजी है। यह अध्ययन ये तर्क प्रस्तुत करता है कि औपचारिक सामुदायिक वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण से वनों का प्रभावी प्रबंधन और पुनर्स्थापन हो सकता है। CFM एक ऐसी पद्धति है जिसमें देशज लोग और स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए वनों का प्रबंधन करते हैं। 2016 में ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 CFR की सुरक्षा, पुनर्स्थापना या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम को आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है। CFM का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये ग्रामीण लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है जिनकी आजीविका मुख्य रूप से वन संसाधनों पर निर्भर करती है। ये निर्णय लेने में भागीदारी और समान लाभ साझाकरण के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सामूहिक अधिकारों को मजबूत करता है। ये वनों की कटाई और वन शरण को रोकता है। ये जलवायु स्थिरता और वन में रहने वाले समुदायों को न्याय दिलाने में योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा, उचित भूस्वामित्व और संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करता है। हालांकि कोऑपरेटिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसमें तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता की कमी है। सीमाओं का अस्पष्ट सीमांकन है। इसके अलावा वाणिज्यिक ईंधन लकड़ी का असंधारणीय उपयोग होता है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर पेपर 3 की बायो प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यूके बायोबैंक ने वैज्ञानिकों के साथ मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट साझा किया है। यूके बायोबैंक ने अपने 5 लाख ब्रिटिश वॉलंटियर से संबंधित संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को साझा किया है। वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के लिए इस अनुक्रम का उपयोग कर सकते हैं। जीनोम और उसके अनुक्रमण यानी हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो जीनोम कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का एक संपूर्ण सेट होता है। मनुष्यों में जीनोम कोशिकाओं के केंद्रक में 23 युग्म गुणसूत्र और कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में लघु गुणसूत्र से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स DNA की धागे जैसी या तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का अणु होता है। इसमें किसी जीव के विकास करने और कार्यप्रणाली से संबंधित आनुवंशिक जानकारी होती है। DNA में एक विशिष्ट रासायनिक कोड होता है। ये कोड DNA में मौजूद 4 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों के क्रम से निर्धारित होता है। ये 4 क्षार युग्म हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। जीनोम अनुक्रमण का मतलब है जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम जैसे कि एडेनिन्स, साइटोसिन्स, गुआनिन्स और थाइमिन्स के क्रम का पता लगाना। मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि मानव जीनोम परियोजना को 1990 में शुरू किया गया था। ये परियोजना 2003 में पूरी हुई। इसमें कुल मानव जीनोम के लगभग 92% भाग का अनुक्रमण किया गया था। 2022 में टेलोमेर टू टेलोमेर यानी T2T कंसोर्टियम द्वारा संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण कर लिया गया। भारत ने भी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और इंडिजन प्रोग्राम शुरू किए हैं। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है। MOEFCC यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। आप सभी को याद होगा ओजोन से रिलेटेड है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने 35% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2020 की बेसलाइन की तुलना में कुल 44% की
कमी हासिल की है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b को भी समाप्त कर दिया है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b का ठोस पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत नए उपकरणों के निर्माण में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल से पहले पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। ये एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। ये ओजोन डिप्लीशन पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने पर केंद्रित है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किगाली संशोधन में अपनाया गया था। आपको बता दें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऐसे विकल्प के रूप में अपनाया गया था जो ओजोन परत के लिए क्षयकारी नहीं होते। हालांकि इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होती है। ओजोन क्षय की रोकथाम के लिए भारत में भी कई पहलें शुरू की गई, जैसे कि भारत ने वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट प्रबंधन योजना को 3 चरण में लागू किया गया है। भारत में संधारणीय शीतलन तक पहुंच प्रदान करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में ओजोन सेल का गठन किया गया है। ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। समतापमंडलीय ओजोन यानी गुड ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। देखिए, पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए काफी हानिकारक होती हैं। यही रीजन है कि आपको सलाह भी दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि जब भी आप खुले में सन के संपर्क में आए तो आपको चश्मा वेयर करना है आंखों में और आपको सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि अब अल्ट्रावायलेट रेजेस बढ़ गई हैं। पहले ये उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है या वो परत जैसे जैसे पतली होती जाएगी वैसे वैसे वो मनुष्य के लिए नुकसानदायक होती जाएगी। ओडीएस जो है वो मानव निर्मित रसायन है। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, टेट्राक्लोराइड आदि जैसे कुछ मुख्य ओडीएस हैं। ओडीएस समताप मंडल में पहुंचने के बाद उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट अभिक्रियाओं से गुजरते हैं। ये समताप मंडलीय ओजोन को नष्ट करने लगते हैं। शोभमंडल में बढ़ने वाली ओजोन हानिकारक होती है, इसलिए इसे बैड ओजोन कहा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान माइशोंग के स्थल से टकराने की संभावना को देखते हुए अग्रिम चेतावनी जारी की है। अब ये पेपर 2 से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि एक तो हम इसमें चक्रवात की बात कर रहे हैं और चक्रवात ज्योग्राफी का टॉपिक है। आईएमडी के अनुसार चक्रवात माइशोंग ने एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लिया है। सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में पवनों की गति 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों से टकराएगा। इस चक्रवात का माइशोंग नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब है सहन क्षमता और धैर्य का प्रतीक। आईएमडी मौसमी घटनाओं और उनकी गंभीरता के अनुसार कलर कोडेड अलर्ट जारी करता है। अब इनके कलर्स का अलग अलग महत्व है। हरा कलर तब जारी किया जाता है जब सामान्य स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है जिस समय कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है। आईएमडी का पीला कलर सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी करता है। नारंगी कलर यानी तैयार रहें और लाल रंग यानी कि कार्रवाई करने की जरूरत है। आप सभी जानते ही हैं कि चक्रवात निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करने वाली एक विशाल पवन प्रवाह प्रणाली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चक्रवात को वर्गीकृत करता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में होते हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उत्पन्न होने की स्थितियां हैं 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह और कोरियोलिस बल की उपस्थिति। ये केवल समुद्र में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी आदि में हैरिकेन और पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। अगला है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन्हें मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के रूप में भी जाना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर उत्पन्न होते हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये निम्न दबाव वाली प्रणालियां हैं जिनमें शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र होते हैं। जब दो अलग अलग तापमानों वाली वायु राशियां मिलती हैं तो उनके बीच की सीमा को वाताग्र कहते हैं। ये स्थल और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। और अब बात करते हैं अगली खबर की। ये पेपर 3 का टॉपिक है
अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक विनियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने सीड फंड योजना लॉन्च की। सीड फंड योजना के तहत ऐसे स्टार्टअप्स का समर्थन किया जाता है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सीड फंड योजना के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से ये समर्थन प्रदान किया जाता है। शहरी विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स शहरी योजना निर्माण, दूरसंचार, नेविगेशन, ब्रॉडबैंड, जल प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी प्रकार स्टार्टअप्स के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई अवसर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, अग्रिम चेतावनी और निगरानी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन निगरानी में मौजूद अवसर। एसएफएस में परामर्श, सहायता, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। एसएफएस का उद्देश्य है आंतरिक क्षेत्रक में नई और नवाचारी प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाना, निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान करना ताकि सामाजिक लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। यह अंतरिक्ष उद्योग में निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। ये इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए शुरू की गई पहलें हैं स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप्स तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष संघ, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वित्त पोषण 2020 के 28 मिलियन रुपए से बढ़कर 2022 में 112 मिलियन रुपए हो गया है। ये लागत प्रभावी उपग्रह विनिर्माण की बढ़ती मांग, लॉन्च करने की कम लागत आदि के कारण हुआ है। इसके अलावा स्पेस टेक एनालिटिक्स के अनुसार अंतरिक्ष उद्योग में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व की 3.6% अंतरिक्ष तकनीकी कंपनियां भारत में मौजूद हैं। एशियाई विकास बैंक ने बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू की। इस पहल से भारत और भूटान को संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने और कारगर जलवायु अनुकूलन तथा अन्य प्रयासों में निवेश करने में मदद मिलेगी, जैसे जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में, आपदा जोखिम के शमन पर बेहतर निर्णय लेने में, अनुकूलन संबंधी उपाय करने में और बीमा सहित अन्य जोखिम हस्तांतरण उपायों को अपनाने में। एशियाई विकास बैंक की माने तो वैश्विक औसत की तुलना में HKH यानी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यदि वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो भूटान और नेपाल के 75% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघलकर समाप्त हो सकते हैं। 1985 से 2014 तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के कारण कुल $45 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये दुनिया के अन्य किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में हुए नुकसान से ज्यादा है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र का विस्तार अफगानिस्तान में हिंदू कुश की घाटियों से लेकर म्यांमार की पहाड़ियों एवं पर्वत श्रेणियों तक है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़ा हिम क्षेत्र है। ये क्षेत्र गंगा सहित 10 प्रमुख नदियों के जल का मुख्य स्रोत है और करोड़ों लोगों को आजीविका भी उपलब्ध कराता है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संरक्षण के लिए काफी पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि ICIMOD। ये हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को जलवायु आघात सहनीय बनाने की दिशा में काम करने वाली एक अंतर सरकारी संस्था है। ICIMOD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ICIMOD हिंदू कुश हिमालय निगरानी और आकलन कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के एक भाग के रूप में भारत ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। आपको बता दें कि ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ADB का उद्देश्य एशिया में चरम निर्धनता को समाप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लोचशील और संधारणीय एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है। ADB की भूमिका ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान आदि प्रदान करके अपने सदस्यों एवं भागीदारों की सहायता करना है। भारत सहित 68 देश इसके सदस्य हैं। इसके 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं। जापान 15.6%, संयुक्त राज्य अमेरिका 15.6%, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8%। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषय पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता है। ये आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में की गई। ये सामाजिक सुरक्षा संस्थानों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए
विश्व का अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्वीकृत दुनिया में गतिशील सामाजिक सुरक्षा को सामाजिक आयाम के रूप में बढ़ावा देना है। ये लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता का समर्थन करके प्राप्त किया जाएगा। भारत इस संगठन का सदस्य है। अगला टॉपिक है प्रमाणित प्रतिपूरक वनीकरण। कोयला मंत्रालय के खनन के बाद बहाल की गई 589 हेक्टेयर भूमि को ACA कार्यक्रम के तहत लाने की बात कही गई है। ACA को वन संरक्षण नियम 2022 के तहत लाया गया है। इसके अंतर्गत वन भूमि का गैर वन कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्वीकृति हासिल करने के लिए पहले से ही किए गए क्षतिपूर्ति वनीकरण का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से ये क्षतिपूर्ति वनीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है। ACA के तहत लोग और सरकारी संस्थाएं पड़ती पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण वनीकरण कर सकते हैं। साथ ही उस भूमि को ऐसे प्रोजेक्ट डेवलपर्स को बेच सकते हैं जिन्हें क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण करने संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इससे पहले वन भूमि का गैर वन उपयोग के लिए स्वीकृति मिलने के बाद ही वन विभाग क्षतिपूर्ति वनीकरण की प्रक्रिया पर कार्य को आगे बढ़ाता था। यदि कोई वन भूमि का गैर वन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण करना अनिवार्य होता है। अगला टॉपिक है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ये एक मॉड्यूलर ट्रॉमा प्रबंधन और चिकित्सकीय सहायता प्रणाली है। इसे शांति या युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में घायलों का इलाज करने के लिए तेजी से उपयोग में लाया जा सकता है। ये एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले 72 मिनी क्यूब से बना है। इनमें से प्रत्येक क्यूब आपातकालीन कार्रवाई और मानवीय सहायता संबंधी प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन की तरह काम करता है। ये क्यूब्स हल्के और पोर्टेबल हैं। इन्हें हवाई जहाज और स्थलीय परिवहन द्वारा कहीं भी तेजी से भेजकर उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें एक साथ कम से कम 200 घायलों का उपचार किया जा सकता है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। अगला टॉपिक है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य तेलंगाना में समक्का सरक्का CTU स्थापित करना है। CTU भारत की जनजातीय आबादी के बीच उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देगा। इसके तहत जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रौद्योगिकी में उन्नति में निर्देशात्मक तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। समक्का और सरलम्मा यानी सरक्का माता पुत्री की जोड़ी है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में तत्कालीन काकतीय शासकों द्वारा सूखे के बावजूद जनजातीय लोगों पर कर लगाने के खिलाफ संघर्ष किया था। समक्का सरलम्मा यात्रा देश का सबसे बड़ा जनजातीय धार्मिक समागम है। ये प्रत्येक 2 साल में तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। ये यात्रा तेलंगाना का राजकीय महोत्सव है। अगला टॉपिक है अफ्रीका हरित औद्योगिकरण पहल। अफ्रीकी नेताओं ने 28वें पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP 28 में अफ्रीका हरित औद्योगिकरण पहल की शुरुआत की है। AGII का लक्ष्य अफ्रीका में उद्योगों के हरित विकास में तेजी लाना है। साथ ही वित्त और निवेश के अवसरों को आकर्षक बनाना है। इसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते के तहत निर्धारित तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जीवाश्म ईंधन के उपयोग और इसके उत्पादन को हतोत्साहित करती है। AGII नैरोबी घोषणा पत्र के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कदम निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले हरित औद्योगिक समूहों के विस्तार को सक्रिय बनाने में मदद करेगा। माउंट मरापी इंडोनेशिया के माउंट मरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। ये सुमात्रा पर अवस्थित है। इस ज्वालामुखी का उद्गार अचानक होता है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। मरापी में उद्गार मैग्मा के गहराई से ऊपर आने से नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती। इसकी बजाय इस उद्गार का स्रोत ज्वालामुखी के शिखर के निकट और कम गहराई में मौजूद है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। रिंग ऑफ फायर भूवैज्ञानिक अस्थिरता का एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बार बार भूकंप आते हैं और बड़ी ज्वालामुखीय गतिविधियां संपन्न होती हैं। हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण नागालैंड के नागा विरासत गांव किसामा में शुरू हुआ। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश हैं तथा असम भागीदार राज्य है। नागालैंड सरकार सन 2000 से हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में इस महोत्सव का आयोजन करती है। इसका उद्देश्य अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल एक उष्ण
उष्णकटिबंधीय पक्षी है। ये आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिलक्षित होता है। इस महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। प्राचीन मिस्र में ममीकृत बबून के मूल भौगोलिक स्थान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने mtDNA का उपयोग किया है। mtDNA यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये गोलाकार गुणसूत्र है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के जीवित रहने और अन्य चयापचय कार्य करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। संतान माता से माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आनुवंशिक रूप से प्राप्त करती है। न्यूक्लियर डीएनए कोशिका केंद्र में पाया जाता है और माता पिता दोनों से संतान में आनुवंशिक प्रक्रिया के तहत समान रूप से पाया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्री रामास्वामी वेंकटरमन। देश में भारत के 8वें राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन की जयंती मनाई गई। उनका जन्म तमिलनाडु के राजामदम में हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें 2 साल तक के लिए हिरासत में भी लिया गया। 1944 में उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई श्रमिक संघों की स्थापना की थी। वे संविधान सभा के सदस्य थे। वे 1952 में गठित प्रथम संसद के लिए चुने गए थे। आर वेंकटरमन भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उनके जीवन से हम सत्यनिष्ठा, करुणा और सहिष्णुता जैसे नैतिक मूल्यों को अपना सकते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।